का स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों हम लोग विजन आईएएस की 2025 मई की करंट अफेयर की मैगजीन कर रहे थे और उसमें हमने जो है दो सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन को कवर कर लिया था। आज बारी है अर्थव्यवस्था की। आज हम लोग अर्थव्यवस्था का करंट अफेयर मई 2025 का कवर कर लेंगे और आगे की वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए चैनल पे जाके, या फिर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हो रही है, बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया है क्योंकि तबीयत नहीं सही थी, हेल्थ इशू था, इसलिए मैंने अपलोड कर पाया था। लेकिन अब जो है आपको डेली वीडियो टाइम पे मिल जाया करेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देर के हुए। लेकिन आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके सामने विजन आईएएस की मैगजीन और यहाँ पे हमने जो है राज्य व्यवस्था कवर कर लिया था, पहला टॉपिक। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कवर कर लिया था और अब तीसरा जो है अर्थव्यवस्था। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम लोग 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके बाद संक्षिप्त सुर्खियाँ बचेंगी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में ज़्यादा टॉपिक हैं और लॉन्ग जो है इनको डिटेल से समझना भी है। चलिए शुरू करते हैं और पहला टॉपिक देख लेते हैं कि पहला टॉपिक क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपके सामने पहला टॉपिक जो है ये रहा, अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक। समृद्धि के अग्रदूत के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसको हम लोग जो हमारा समृद्धि है उसका अग्रदूत के रूप में देख रहे हैं, यानी कि उसके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं समृद्धि को पाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया था। तो अन्य संबंधित तथ्य के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक अवस्थिति के महत्व को रेखांकित किया और साथ में ही नीतिगत फ्रेमवर्क के रूप में ईस्ट के विजन को प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने क्या किया था, तो 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी गई है, देवी लक्ष्मी के 8 रूप। आपको याद रखना है कि 8 राज्य कौन से हैं। जैसे हम लोग 7 सिस्टर्स पढ़ते हैं वैसे ही 8 अष्टलक्ष्मी भी आपको याद रखनी है। ये भी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उन्हीं को बोलते हैं। उनने यहाँ पे बायो इकोनॉमी, बांस, चाय उत्पादन, पेट्रोलियम, खेल, इकोनॉमी, टूरिज्म जैसे सेक्टर के पूर्वोत्तर को उभरता हुआ बताया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे बायो इकोनॉमी के सेक्टर, फिर बांस का हो, चाय के हो, या फिर पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ें हो, खेल से रिलेटेड चीज़ें हो, इको टूरिज्म से रिलेटेड हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफ़ी तेज़ी से विकसित होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट जो समिट थी, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 में पूर्वोत्तर के फोकस क्षेत्रों की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्षेत्र जो है किस मुख्य बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है संधारणीय वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प का एक प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलता है, प्रमुख केंद्र देखने को मिलता है। असम के जीआई टैग प्राप्त मूगा रेशम, आपने मूगा रेशम का नाम सुना होगा, नागालैंड की आदिवासी शॉल, त्रिपुरा में जो है बांस से बनी हुई जो शिल्पकारी होती है उसको यहाँ पे काफ़ी जो है फेमस, आपने इनका नाम सुना होगा, करंट अफेयर में न्यूज में रहते हैं। और साथ में ही आपको देखने को मिलेगा यह क्षेत्र जो है साल, मेखला चादर, स्कार्फ उत्पादन में 92% से भी ज़्यादा और पारंपरिक परिधान जो है हमारे देश के उसमें से 78% से ज़्यादा योगदान आपको इसमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट रीजन का। हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा देश के 53% से अधिक करघे और 50% से अधिक बुनकर जो है पूर्वोत्तर राज्यों में ही आपको देखने को मिलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में अगर बात किया जाएगा तो 60 गीगावाट से अधिक पारंपरिक जल विद्युत दोहन योग्य क्षमता विद्यमान यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आपको अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम में जल विद्युत उत्पादन की अधिक क्षमताएं मौजूद देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं आईटी सेक्टर की। तो आईटी सेक्टर में अगरतला में स्थापित भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है कॉम्प्लेक्स जो है, और 2021 में इम्फाल में मंत्रीपुखरी में जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है
बनाया गया था और इको इनोवेशन हब भी यहीं पे उपस्थित आपको देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की और लॉजिस्टिक्स की नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है जोगी घोपा अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन जो है, इनलैंड वाटर जो हमारे ट्रेड रूट्स होते हैं उनकी बात किया जाएगा तो असम में स्थित है जोगी घोपा जो है देखने को मिलेगा। इसमें टर्मिनल देखने को मिलता है जोगी घोपा असम में, और ये जो है रणनीतिक रूप से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को जोड़ा गया है। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी की बात किया जाए अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे यूनेस्को के 2 विश्व धरोहर स्थल हैं, काजीरंगा और मानस, और साथ में ही 30 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य और विविध भू परिदृश्य भी यहाँ पे मौजूद देखने को मिल जाते हैं। सिक्किम और मेघालय में संधारणी पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी आपको देखने को मिलते हैं, और स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना जो है यहाँ की काफ़ी डेवलप हो गई है। शिक्षा का जो है उच्च स्तर देखने को मिलता है। अभी हाल ही में कुछ स्टेट ने, कुछ राज्यों ने यहाँ पे साक्षरता दर 100% जो है प्राप्त कर ली है, आपने न्यूज में देखा होगा। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो इलाका है हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे आपको पता होगा हिमालय रीजन पड़ता है। यहाँ बहुत सारे प्रकार के औषधीय पौधे आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पारंपरिक चिकित्सा जो है पद्धतियों का अपार संभावनाएं दिखती हैं। गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल जैसे शहरी केंद्रों में पीपीपी मॉडल, निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक्स जो है लैब पर रणनीतिक फोकस से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुविधाओं में क्रमिक रूप से यहाँ पे सुधार देखने को मिल रहा है। कृषि की बात किया जाए तो यहाँ पे समृद्ध एग्रो, बायोडाइवर्सिटी और अनुकूल जलवायु पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऑर्गेनिक और उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि चाय हो गया, जोहा चावल, कचाई नींबू, कीवी, अनानास, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट की 70% से अधिक आबादी जो है कृषि कार्य में आपको देखती है, और अधिकतर यहाँ पे आपको लघु और सीमांत किसान ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ के अगर पारंपरिक खेलों की बात किया जाए तो तीरंदाजी देखने को मिलेगा, थांग ता देखने को मिलेगा, और पोलो आदि जैसे खेल यहाँ पे खेले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम असम में है, खुमान लंपक जो है मणिपुर जैसी अवसंरचनाएं भी यहाँ पे कार्य कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसको हम लोग विकास का अग्रदूत क्यों कह रहे हैं। विकास के अग्रदूत के रूप में जो है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र कैसे कार्य करेगा, तो यहाँ पे अगर बात किया जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन से राज्य गिने जाएंगे जिनको हमने जो भी हमने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। तो यहाँ पे अष्टलक्ष्मी जिनकी बात की जा रही है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ त्रिपुरा को दिया गया है। तो विकास के अग्रदूत के बनने में इनका जो है क्या क्षमता है इनकी, तो यहाँ पे देखा होगा, आपने सुना होगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हम लोग जो हमारे ईस्ट के तरफ जो भी कंट्री हैं उन पे हम लोग फोकस करते हैं। उस पॉलिसी में जो है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमको आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा जो है नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से। ठीक है, ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो ऊर्जा सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलता है कोयला भी देखने को मिलेगा, यूरेनियम, तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधन आपको जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफ़ी देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से ये जो है क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की ऊर्जा का जो है, ऊर्जा के लिए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विविध सांस्कृतिक विरासत यहाँ पे देखने को मिलती है। विशिष्ट, आपने देखा होगा बहुत ही प्रकार के यहाँ पे निर्जातीय समूह देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे विविध प्रकार की परंपराएं भी आपको देखने को मिलती हैं। पर्यटन व हस्तशिल्प जो क्षेत्र है यहाँ पे, उसमें जो है निवेश भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षण होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कम लागत वाला विनिर्माण हब भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे श्रमिक लागत जो है, यानी कि लेबर जो है उसकी
कहीं ना कहीं पेमेंट जो करना पड़ता है वो भी यहाँ पे कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी कभी कभी यहाँ पे निवेश जो है आकर्षित हो जाता है। भारत का ग्रीन हब अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट आपको देखने को मिलेगा भारत का कहीं ना कहीं ग्रीन हब के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे घने वन, जैव विविधता, समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलता है। और यहाँ पे अभी हमने बात किया इको टूरिज्म और कृषि आधारित उद्योगों के लिए आदर्श देखने को मिलता है। तो अगर बात किया जाए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुनौतियां क्या क्या देखने को मिलती हैं, तो आपको सबसे पहले पता होगा कि जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से ही मुख्य रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है, संकीर्ण मार्ग से जुड़ा हुआ है और कनेक्टिविटी की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमें कभी म्यांमार जैसे देश पर या फिर कभी कभी बांग्ला जैसे देश पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसके साथ ही आपको देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी या फिर कह सकते हो कि उग्रवादी, नक्सलिज्म जैसे जो है आपको समूह देखने को मिलता है। यहाँ पे विद्रोही समूह, सशस्त्र संघर्ष जो है उसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो है इससे रिलेटेड है। ग्रेटर नागालिज्म की बात करते हैं, नागालैंड की बात करते हैं, ऐसी सारी बातें। और मणिपुर में आपने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखा, कुकी और मैती जो हमारी जनजातियां हैं उनके बीच में, ये सारी चीज़ें आपने देखी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, नार्को आतंकवाद, जिसको हम लोग नार्को टेररिज्म बोलते हैं। यहाँ पे देखने को मिलता है ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारा, ये गोल्डन ट्रायंगल यानी कि जहाँ पे हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ पे इनका प्रोडक्शन वगैरह भी होता है, आपको देखने को मिलता है। गोल्डन ट्रायंगल जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं, इसके पास बिल्कुल पड़ जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है ड्रग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूजेज होते हैं, या फिर कह सकते हो यहाँ के थ्रू सरपास होकर पूरी कंट्री में भी कभी कभी देखने को मिलता है। रीज़न ये भी है कि ना तो हमने म्यांमार के साथ, उधर की जो भी कंट्री हैं उनके साथ हमने जो है बाड़बंदी पूरी तरह से नहीं कर रखी सीमाओं की, क्योंकि सीमा सुरक्षा का उधर ज़्यादा चैलेंज हमें नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे समुचित निगरानी भी नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे आपको नार्को आतंकवाद देखने को मिलता है। मानवाधिकार हनन जो है यहाँ पे एक और मुद्दा है, आपको देखने को मिलता है कि NHRC आदि ने जो है यहाँ पे, जैसे कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो भी हमारी है वो हो गया, कमीशन हो गया, आयोग हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि यहाँ पे जो हमारा आफ्स्पा कानून लगता है 1958 वाला, जिसके तहत जो है विशेष शक्तियाँ मिल जाती हैं हमारे सशस्त्र बलों को, वो कहीं ना कहीं लागू करके यहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। इस वजह से भी, क्योंकि जब आफ्स्पा कानून लगता है तो सुरक्षा बलों की जवाबदेही कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, वो फिर अपने हिसाब से जो है कोई भी काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है शासन का संचालन भी कभी कभी उनके हिसाब से होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अलगाववादी भावनाएं भी बढ़ती हैं नागालैंड और मणिपुर में, अगर लंबे समय तक आफ्स्पा कानून लागू रहता है। प्राकृतिक आपदाओं का भी यहाँ पे खतरा देखने को मिलता है, जैसे बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, भूकंप जैसी गतिविधियाँ। आपको पता होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जो ये पूरा का पूरा हिमालय रीजन है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि की वजह से यहाँ पे भूकंप जो है घटनाएं होती हैं, और फिर कहीं ना कहीं भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याएं भी, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इसी क्षेत्र में मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर के लिए विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में बात करती हैं तो दो तरह की पहलें हैं। एक तो भारतीय स्तर पर हमारे देश की सरकार ने जो किया है, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि बहुत सारे संस्थाओं ने प्रयास किया है। तो सबसे पहले भारतीय स्तर पर देख लेते हैं। तो भारतीय स्तर पर एक योजना है, पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना। इस योजना में जो है जल आपूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी, पर्यटन जैसी भौतिक संरचनाओं, अवसंरचनाओं और सामाजिक अवसंरचना के विकास में सहायता प्रदान करती है। दूसरी एक पहल है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। इसका उद्देश्य जो है राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर अवसंरचना और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का त्वरित और समग्र विकास किया जाए। मिशन ऑर्गेनिक ब्लू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर बात किया जाए तो इसका उद्देश्य जो है उत्पादों को उपभोक्ताओं से जोड़ने और संपूर्ण वैल्यू चेन के विकास का समर्थन करने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड
प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पाद का विकास करना। शांति और सुरक्षा से संबंधित पहलुओं के बारे में अगर यहाँ पे बात किया जाए तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स शांति समझौता 2024 में हुआ था। आदिवासी असम शांति संधि 2022 में, डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी शांति समझौता 2023, उल्फा शांति संधि 2023 आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रख के जो भी पहले की गई हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रीय यानी कि एक तो है भारत के स्तर पर ही हमने किया है, दूसरा है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी, अंतर्राष्ट्रीय अलग देशों के साथ संबंधों को भी ध्यान में रखा और कुछ योजनाएं चालू की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, जो कि इंडिया म्यांमार के बीच में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग की बात की जाती है। बांग्लादेश भूटान नेपाल मोटर वाहन समझौता, मेकांग गंगा सहयोग, ये सारी की सारी योजनाएं हम लोग परियोजनाएं चला रहे हैं। एक्ट ईस्ट फोरम की बात किया जाए तो 2017 में भारत और जापान द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उद्देश्य के पूर्वोत्तर भारत के भीतर और इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने के लिए कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना। दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग जो है, इसके बारे में बात किया जाए तो बांग्लादेश भूटान भारत मालदीव म्यांमार नेपाल और श्रीलंका को परियोजना आधारित साझेदारी से इसमें जोड़ा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे आगे की राह क्या हो सकती है। तो हिली महेंद्रगंज ट्रांजिशनल कॉरिडोर यह जो है प्रस्तावित किया गया है। इसमें जो है प्रस्तावित कॉरिडोर जो है हिली पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से होते हुए महेंद्रगंज मेघालय से जोड़ेगा, जिससे सिलीगुड़ी डोर जो हमारा कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसका जो वैकल्पिक जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका पहला न्यूज जो है अपडेट हो गई। लंबी खबर थी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थी हर चीज़, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से जो मेन इंडिया देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, ये वाला रीजन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इधर वाला रीजन देखने को मिलता है। उससे कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वहाँ पे कम विकास देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। हमने इसमें इसको पर्याप्त टाइम दिया है, 20 मिनट के लगभग हमने इसको डिस्कस किया है। आप लोग भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगली खबर क्या है। तो अगली खबर यहाँ पे जो है संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से रिलेटेड है। तो आपको देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जो है जनवरी 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में संशोधन करके उसका नया रूप जो है दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आवधिक जो है श्रम बल सर्वेक्षण होता क्या है, इसके बारे में क्या जान सकते हैं। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है, इसका जो संचालन करता है ये एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। मंत्रालय अगर देखा जाए तो सांख्यिकी और एक कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है 2017 में इसको प्रस्तुत किया गया था इस मंत्रालय के द्वारा, तब से इसको किया जा रहा है। उद्देश्य इसमें क्या है कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में शहरी क्षेत्रों, अब इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केवल 3 महीने के लघु समय अंतराल में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतकों का अनुमान लगाना। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग 3 महीने के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, इसके माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं 3 महीने के बारे में बात करते हैं कि 3 महीने में कैसा जो है बेरोजगारी का स्तर है, कैसा रोजगार का स्तर है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर देखा जाए तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वार्षिक रूप से सामान्य स्थिति यानी यूजुअल स्टेटस और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS दोनों में रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों का अनुमान लगाना इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, इसमें से जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि श्रम बल भागीदारी दर क्या होती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। तो इसमें जो कुल आबादी के तुलना में श्रम बल अर्थात नियोजित रोजगार की तलाश में जुटे या कार्य के लिए उपलब्ध व्यक्ति में
शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि श्रमबल भागीदारी की बात किया जाए तो ऐसी आबादी की तुलना की जाएगी उन लोगों से जो लोग कि कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में जुटे हुए हैं, उन लोगों की बात किया जाएगा कि वो जो है श्रमबल भागीदारी दल है। वर्कर संख्या अनुपात की बात किया जाए तो वो व्यक्ति जो कुल आबादी में रोजगार जिनको मिला हुआ है उनको हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन बोलेंगे। बात करते हैं बेरोजगारी दर की तो श्रम बल यानी कि जो लोग कार्य कर रहे हैं या फिर कार्य ढूंढ रहे हैं उसमें से जो लोग बेरोजगार हैं उसको हम लोग बेरोजगारी दर बोलेंगे, बेरोजगारी प्रतिशत बोलेंगे। गतिविधि की स्थिति एक्टिविटी स्टेटस की बात किया जाए तो व्यक्ति की गतिविधियों की स्थिति को निर्धारित संदर्भ अवधि के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं गतिविधि की स्थिति। सामान्य स्थिति की बात किया जाए तो सर्वेक्षण की तिथि से पहले के जो उससे पूर्व के 365 दिनों के संदर्भ में अवधि के दौरान यानी कि 365 दिन के जो पहले यानी कि आज अगर हमने सर्वेक्षण स्टार्ट किया तो उसके 365 दिन पहले जो है 365 दिन अगर आप पहले चले जाएं तो उसके बीच किसी व्यक्ति की जो गतिविधियां थी उस व्यक्ति की सामान्य गतिविधियां जो है उसी को हम लोग सामान्य गतिविधि बोलते हैं, उसका जो कार्य है उसी को हम लोग सामान्य गतिविधि बोल देते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे किसी व्यक्ति की सामान्य मुख्य गतिविधि यूजुअल प्रिंसिपल एक्टिविटी और सामान्य सहायक गतिविधि आर्थिक गतिविधि को मिला दिया जाए तो सामान्य गतिविधि की तो जो है मिला दिया जाता है तो उसको हम लोग सामान्य गतिविधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि कोई मुख्य गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि है, दूसरी कोई सहायक आर्थिक गतिविधि है, दोनों को मिलाने पे जो गतिविधि मिलती है उसी को हम लोग बोल देते हैं जो है सामान्य गतिविधि। बात करते हैं वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, साप्ताहिक स्थिति के बारे में बात किया जाएगा तो सर्वेक्षण की तिथि से, जैसे कि आज डेट है 6 जुलाई, अगर हमने आज इसका सर्वेक्षण किया तो इसके पीछे के जो 7 दिन होंगे उसमें से किसी व्यक्ति की गतिविधि के बारे में बात किया जाएगा, व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के बारे में बात की जाएगी। वर्तमान दैनिक स्थिति के बारे में बात की जाएगी तो किसी दिन में व्यक्ति ने अगर कम से कम 1 घंटा काम किया हो तो उसे जो है उस दिन के कार्य की स्थिति प्रदान कर दी जाती है। अगर आपने एक दिन, अगर दैनिक की बात किया जाएगा और आपने एक दिन दैनिक स्थिति की बात की जा रही है और आपने एक दिन में 1 घंटे भी काम किया है तो उसे हम लोग कार्य के रूप में उस दिन को जो है जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो हमारा संबल से रिलेटेड जो हमारा सर्वेक्षण है उसमें कुछ सुधार किए गए हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों का मासिक अनुमान जो है इसको कहीं ना कहीं इसमें बदलाव किया गया है। देखने को मिलता है कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मासिक आधार पर रोजगार और बेरोजगारी के लिए संकेतक जारी किए जाएंगे। इसके पहले क्या होता था, जो है केवल जो है शहरी आधार पे हम लोग जारी करते थे। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में त्रैमासिक अनुमान को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया गया है। मैंने पहले बता दिया है, कैलेंडर वर्ष पर आधारित रिपोर्टिंग की जाएगी। जो है पहले इसको हम लोग जुलाई से जून के बीच में देखते थे, यानी कि जुलाई जून का चक्र चलता था हम लोगों का, लेकिन अब हम लोग इसको जनवरी और दिसंबर के बीच में देखेंगे। ठीक है, सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों को इसमें लागू किया जाएगा। अच्छा, इसमें देखा जाए कि इसका महत्व क्या है, इसमें जो परिवर्तन किए गए तो साइज में सैंपल साइज, जहाँ से सैंपल लिया जाता था उसमें बड़ा जो है बड़े सैंपल, ज़्यादा सैंपल लिए जाएंगे। उद्योग संबंधी नीति निर्माण में सहायता करेंगे। भारत के संबल संबंधी आंकड़ों का समय पर अपडेशन जो है वो होता रहेगा। समय पर ग्रामीण श्रमिकों की सहायता हो सकेगी। जिला स्तर पर योजना निर्माण आसान होगा। सर्वेक्षण में सुधार होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवर करने वाला क्षेत्र है उसमें भी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगभग आपको बता दी है। बात करते हैं भारत में रोजगार संबंधी संकेतकों की गणना के लिए अन्य जो पद्धतियां हैं, अन्य जो रिपोर्ट हैं उनके बारे में। तो एक रिपोर्ट आती है रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार की संरचना के बारे में क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित अंतराल पर इसको जो है जानकारी प्रदान करता है। साथ ही रोजगार के स्तर में होने वाले परिवर्तनों की भी निगरानी रखता है। ऐसे ही इसी के तहत जो है यह कार्यक्रम जो है रोजगार कार्यालय अधिनियम 1959 के तहत लागू किया गया है। कौन सा? रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम। यानी कि रोजगार से रिलेटेड जो मार्केट है
उसमें हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, सबके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। बात करते हैं ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, उसके बारे में बात किया जाए तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इसके द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही हम लोग जो जनगणना करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मुख्य रूप से मुख्य और सीमांत श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र किया जाता है। अलग अलग सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को कवर किया जाता है। इसमें श्रमिकों का वर्गीकरण औद्योगिक गतिविधि और इनके पेशे के अनुसार किया जाता है, उनका जो है अलग अलग वर्गीकरण। इसके साथ ही श्रम ब्यूरो जो हमारा लेबर ब्यूरो है वो क्या करता है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय आपको देखने को मिलता है और ये जो है इसका मुख्यालय श्रम ब्यूरो का चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। ये क्या करता है, बागान श्रम अधिनियम 1951, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आदि के अंतर्गत वैधानिक और स्वैच्छिक रिटर्न्स के माध्यम से आंकड़े जो है कहीं ना कहीं ये जो है जुटाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आगे बात करते हैं कि और भी चीज़ें कुछ हैं, जैसे श्रम सांख्यिकी के आंकड़े, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण यही श्रम ब्यूरो जारी करता है। ग्रामीण श्रमिक जांच करता है, ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आपने पढ़ा होगा वो जारी करता है। ग्रामीण श्रमिक, कृषि आदि श्रमिक जो है उसके माध्यम से ये सारे के सारे डेटा एकत्रित करता है लेबर ब्यूरो। भारत में रोजगार से जुड़े संकेतकों को जो पद्धतियाँ हैं उसमें समस्याएं देखने को मिलती हैं कि डेटा की असंगतता है, कमज़ोर मापदंड देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति रिपोर्ट आती है, इसमें कोई व्यक्ति पिछले सप्ताह में कम से कम 1 घंटे कार्यरत रहा तो उसे रोजगार प्राप्त मान लिया जाता है। बेरोजगारी का वास्तविक आकलन इसमें नहीं देखने को मिलता है। इसमें रोजगार तो डाटा फिर भी मिल जाता है, लेकिन बेरोजगारी के बारे में यहाँ पे कोई डाटा देखने को नहीं मिलता है। परिभाषा में विसंगति देखने को मिलती है। भारत में रोजगार की जो परिभाषा है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर नहीं देखने को मिलती है। कई सर्वेक्षणों की सीमित प्रकृति है, जैसे त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण केवल रोजगार के आंकड़े देखता है, बेरोजगारी से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देता है। सैंपल का आकार भी हम लोग बहुत छोटा रखते हैं और साथ ही डेटा की गुणवत्ता में कमी एवं सही जवाब नहीं मिलता है। यानी कि डेटा कई बार ऐसा होता है कि डेटा संग्रहण और प्रकाशन के बीच अधिक समय लग गया, तो उसके बारे में भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आगे की राह की बात किया जाए कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली जो है उसके परिभाषाएं जो हैं उसके तहत जो भी परिभाषाएं दी हैं उसको हम लोग व्यापक रूप से अपना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने भारत से आग्रह भी किया था कि श्रम संख्याविदों का जो 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसके जो मानक निर्धारित हुए उनको कहीं ना कहीं भारत द्वारा पालन किया जाना चाहिए। और साथ ही आंकड़ों को जो डेटा है उसका सत्यापन करना है, प्रोसेसिंग करनी है, इसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग कर सकते हैं। उद्यमों का सर्वेक्षण नियमित रूप से और बार बार किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि साथ ही आर्थिक गणना और नियमित अंतराल पर करवाने जाने की ये सारी की सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो हम लोग बेहतर रोजगार से रिलेटेड, बेरोजगारी से रिलेटेड डाटा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग रोजगार में सुधार, हर क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। तो ये था आपका रोजगार से जुड़ी हुई हमारा श्रम से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट आती है, रोजगार से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स आती हैं, आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसमें जो सुधार किए जाते हैं उससे रिलेटेड हमने जो खबर है उसमें जो अपडेशन हुआ है उसको हमने कवर कर लिया है। तो 2 न्यूज़ आपकी हो गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके बाद भी 1-2 न्यूज़ और हैं आज के लिए, उनको भी हम लोग कवर करते हैं। अगर आपको वीडियो लॉन्ग लग रही तो आप जो है स्किप करके या स्पीड बढ़ा के आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम जो है थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पे अगली खबर जो है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह की है, तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम लोग इसको देखते चलेंगे, अपडेट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो केरल है, केरल सरकार द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही थी। एक परियोजना का संचालन किया जा रहा था जिसके माध्यम से भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह जो है विकसित किया गया है, जिसका नाम है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह। ठीक है, तो हमने इसको जो है विकसित किया है, कहाँ पे, केरल पे किया गया है। विकास मॉडल की बात किया जाए तो यहाँ पे हमने लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंतर्गत इसको जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से जो है इसका जो PPP मॉडल है उसके माध्यम से इसको हमने कहीं डेवलप किया है।
ठीक है। इसमें अगर बात किया जाए डिजाइन स्तर पर, निर्माण स्तर पर, वित्त पोषण और संचालन और हस्तांतरण जो है के आधार पर विकसित किया गया है इस परियोजना को। ठीक है, यानी कि डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन और हस्तांतरण, इस मॉडल पे हमने इसको जो है डेवलप किया है। अगर बात किया जाए कि इसकी विशेषताएं क्या हैं विज़िंजम पोर्ट की, तो आपको देखने को मिलता है रणनीतिक स्थिति आपको इसकी देखने को मिलती है। हमारा ये जो रूट है स्वेज कनाल से आगे निकलता है, इससे केवल और केवल 10 नॉटिकल माइल की दूरी पे आपको देखने को मिलता है। प्राकृतिक लाभ देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो जल की गहराई देखने को मिलती है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंटेनर हैं, जहाज हैं, बड़े कंटेनर जहाज हैं जो 20 मीटर से अधिक ड्राफ्ट वाले हैं, वो यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और क्या होगा, बहुत तलछट कम होगा। ठीक है, तलछट कम होगा, जिसकी वजह से इसकी सफाई भी कम करनी पड़ेगी और आसानी से जहाज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं ट्रांसशिपमेंट होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो होता है ट्रांसशिपमेंट, ये इस प्रक्रिया में कार्गो या कंटेनर को एक जहाज से दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है या फिर आपका जो भी कंटेनर है उसको एक जहाज से दूसरे जहाज में जो है भेजा जाएगा, उसी को हम लोग ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं, जब तक कि वह कार्गो के अंतिम गंतव्य बंदरगाह तक न पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आप बात करते हैं कि समुद्री नेटवर्क में ट्रांसशिपमेंट जो है 3 तरह से देखा जा सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल, इसमें क्या होगा, कम दूरी के फीडर लाइनों को लंबी दूरी की डीप सी लाइनों को जोड़ता है, क्षेत्रीय और वैश्विक शिपिंग नेटवर्क के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। दूसरा होता है इंटरसेक्शनल, इसमें क्या होता है, बड़े जहाजों के बीच, 2 बड़े जहाज हैं उनके बीच जो है कार्गो का आदान प्रदान किया जाएगा, शिप टू शिप ट्रांसफर इसके माध्यम से देखने को मिलता है। रिले तीसरा देखने को मिलेगा, इसमें क्या होगा, एक ही क्षेत्र के अलग अलग जो है बंदरगाह हैं, एक ही हब क्षेत्र के जो अलग अलग बंदरगाह हैं उनके बीच शिपमेंट आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं भारत को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता क्यों है। आपको देखने को मिलता है कि विदेशी में जो भारत का ट्रांसशिपमेंट है उसका 75% लगभग जो है वो विदेशों पर ही आपको कहीं ना कहीं निर्भर देखने को मिलता है, जैसे कि कोलंबो हो गया श्रीलंका का, सिंगापुर और क्लांग मलेशिया, ये देखने को मिलते हैं। ये तीनों मिलकर भारत का 85% अधिक 85% से भी ज़्यादा ट्रांसशिपमेंट जो है भारत का संभालते हैं। तो इसलिए भारत को ज़रूरी था इसको डेवलपमेंट करना इसका। दूसरी बात है कि इसका जो प्रमुख मार्ग से निकटता मैंने आपको बता दी है। ठीक है, राजस्व की हानि भी होती है क्योंकि हम लोग दूसरे देश में अगर रखेंगे, वहाँ पे अपने माल को उतारेंगे तो उसका कहीं ना कहीं हमको खर्चा जो है देखने को पड़ता है। ठीक है, डीप ड्राफ्ट वाले बंदरगाहों की कमी आपको भारत में देखने को मिलती है। कोचीन और वीओ चिदम्बरनार जो है हमारा बंदरगाह है, वो ड्राफ्ट क्षमता 14.2 मीटर और 14.5 मीटर है, जबकि वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब में कम से कम 18 मीटर का होना चाहिए। अवसंरचना की बात किया जाए तो भारत को विश्वस्तरीय अवसंरचना और डेडिकेटेड सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की आवश्यकता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भारत को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने में विद्यमान में चुनौतियां कौन सी है। सबसे बड़ी बात तो है तो लागत बहुत हमारे यहाँ पे उच्च लग जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से अधिक दूरी आपको देखने को मिली, जैसे कि कोलंबो बहुत ही पास पड़ जाता है लेकिन फिर भी हमारा काफ़ी दूर पड़ जाता है। कर छूट की कमी, हमारे यहाँ पे कर छूट भी कम दिया जाता है क्योंकि ये जो हमारा ट्रांसशिपमेंट जोन होता है इसको हमने SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जो वित्तीय प्रोत्साहन था उसको भी वापस ले लिया है। द्वीपों पर भूमि की उपलब्धता भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि कम है, क्योंकि फ्री ट्रेड जोन विकसित करने के लिए न्यूनतम 25 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है, जो कहीं ना कहीं द्वीपों पर अवेलेबल नहीं मिल रही है हमारे यहाँ पे। कस्टम प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। भारतीय बंदरगाहों में कस्टम मंजूरी की प्रक्रिया को वैश्विक बंदरगाहों की तुलना में अधिक जटिल और समय लेने वाला माना जाता है, क्योंकि जिसकी वजह से हाई टर्न अराउंड टाइम और कार्गो लीड टाइम की शिकायतें भी आपको देखने को मिलती हैं। ट्रांसशिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रयास क्या किए गए। गैलेथिया पे आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वहाँ पे हम लोग जो है इंटरनेशनल कंटेनर शिपमेंट पोर्ट विकसित कर रहे हैं, जो कि ग्रेट निकोबार मलक्का जलडमरू मध्य मलक्का स्टेट और साथ में सिंगापुर वाला जो हब है वहाँ पे उसके पास ही स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कोच्चि में वल्लारपदम द्वीप पर स्थित जो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इसको भी हम लोग कहने अच्छे से संभाल रहा है। ये भी अमृतकाल विजन 2047 की बात किया जाएगा तो इसमें मैरीटाइम इंडिया
विजन 2030 पे जो आधारित है अमृतकाल विजन 2047, इसमें आपको देखने को मिलेगा उद्देश्य है कि विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग आदि को बढ़ावा देना। आगे है कि कैबोटेज कानून में छूट, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 407 के तहत होता क्या था कि कैबोटेज नियम से विदेशी ध्वज वाले जहाजों के लिए भारत में ट्रांसशिपमेंट के उद्देश्य से एग्जिम आयात निर्यात कंटेनरों के परिवहन हेतु लाइसेंसिंग आवश्यकताओं में ढील दी गई है। होता क्या है कि घरेलू बंदरगाहों के बीच माल या यात्री ले जाने का अधिकार सिर्फ अपने देश के जहाजों को देना ही कैबोटेज कहलाता है। यानी कि हमारे जो घरेलू बंदरगाह हैं उनके बीच में अगर आपको ट्रांसशिपमेंट करना है तो उसमें सिर्फ हम अपने देश का ही जहाज यूज करेंगे, इसको बोलेंगे कैबोटेज नियम सिद्धांत। इसके तहत जो है घरेलू माल के परिवहन पर विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आगे की राह क्या है, कार्गो लॉजिस्टिक्स की लागत को अन्य बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धी बनाना, विदेशी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उसके हिसाब से करना, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा जो है इस तरह से करना, विश्व स्तरीय मेगा पोर्ट विकसित करने की आवश्यकता है। इस तरह से जैसे 3 बंदरगाहों बधावन, जेएनपीटी क्लस्टर, पारादीप पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट को 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक क्षमता वाले मेगा पोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। कस्टम प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं और अवसंरचना का आधुनिकीकरण कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विजिंजम पोर्ट। आपने इसको पढ़ा होगा, आपने न्यूज में देखा होगा, इसलिए हमने इसको जल्दी से कवर कर लिया है जिससे आपको एक बार रिकैप हो जाए। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट क्या है, अगली न्यूज क्या है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के बारे में, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि हुआ क्या कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215B को लागू करने और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने में विफल रहने पर सवाल पूछा था, है ना। तो इसलिए जो है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215B और सड़क सुरक्षा बोर्ड जो है वो खबरों में आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215B जो है यही प्रावधान करती है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन किया जाएगा। यह धारा जो है मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके 2019 में जोड़ा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2021 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिए अधिसूचना जो है जारी कर दी थी। बात करते हैं कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के बारे में, तो इसकी संरचना जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 3 लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 7 सदस्य होंगे। इसमें मुख्यालय देखने को मिलेगा, इसका मुख्यालय आपको राजधानी क्षेत्र में NCR में देखने को मिलेगा और साथ में ही ये बोर्ड जो है अपने अन्य कार्यालय भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थापित कर सकता है। बात करते हैं कि ये जो हमारा सड़क सुरक्षा बोर्ड है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड है, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तथा यातायात और मोटर वाहनों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होगा। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या करेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों को सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर तकनीकी सहायता और सलाह जो है देगा। ठीक है, बहुत से तरीके से सरकारों को जो संस्थाएं हैं सरकारी, उनको कहीं न कहीं ये या तकनीक और सलाह जो है सहायता देगा। भारत में सड़क सुरक्षा से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं, बात करते हैं उनके बारे में। तो भारत में देखने को मिलती है कि 2022 की रिपोर्ट के जो देखा जाए कि विश्व में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई थी उसका 11% केवल और केवल आपको भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से देखने को मिलता है भारत में सड़क सुरक्षा कहीं न कहीं असुरक्षित देखने को मिलती है। बात किया जाए व्यवहार संबंधी मुद्दे, तो भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं 2022 की रिपोर्ट है उसी के अकॉर्डिंग सड़क दुर्घटनाओं में 71.2% मौतें जो है तेज गति की वजह से होती हैं और 5.4% मौतें गलत साइड की वजह से आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं सड़क की स्थिति या परिवेश भी इसमें कहीं न कहीं जो है कारण बनता है। जैसे कि WHO और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 20% से भी कम राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क का सुरक्षा रेटिंग मूल्यांकन किया जाता है भारत में। राज्यों के स्तर पर धीमी प्रगति आपको देखने को मिलती है। 2030 तक जो हमारा सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को बाधा करने के संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा दशक के लक्ष्य को पूरा करने में भी स्थिति में नहीं है हम। और अगर डेटा बैंक की यहाँ पे बात किया जाए, जो डेटा बैंक बना हुआ है, तो देखने को मिलता है कि हमारी जो
रिपोर्ट आती है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट। इसके अनुसार जो है 2022 में सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और विशेष रूप से 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं, आयु वर्ग है, उसी में हुआ था। वो जो है 18 से 45 वर्ष के लोग जो है 66% उसमें हिस्सेदारी रखते हैं। 2005 से 2022 के बीच जो है सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगभग 177% की वृद्धि देखने को मिलती है और वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली औसत मौतें जो हैं वो कम देखने को मिलती है, लेकिन भारत में 177% इसमें वृद्धि हो गई है। तो काफी चिंताजनक बात है। और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि अन्य चुनौतियां भी इसमें देखने को मिलती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गुणवत्ता है वो बहुत कम है और कहीं ना कहीं हम इसमें जो है जो हमारे सुरक्षा वाहन हैं और यानी कि हमारे जो वाहन हैं वो भी मानकों का पालन नहीं करते। अलग अलग विशेषताएं सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को बचाने के लिए राहगीरों के प्रति राहगीर जो है वो उदासीनता भी दिखाते हैं, जिसके कारण मौतों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बात करते हैं कि सड़क दुर्घटना जो है इसकी वजह से प्रभाव क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो आर्थिक प्रभाव की बात किया जाए तो जो भारत है इसको विश्व बैंक के अनुसार हर साल अपनी जीडीपी का 3 से 5% नुकसान होता है। असमानता में वृद्धि होती है। 75% से अधिक जो है गरीब परिवारों ने दुर्घटना के बाद अपनी आय में गिरावट की सूचना दी है। वहीं पे अदृश्य लागत में बात किया जाए तो मानसिक पीड़ा, घर में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है तो लगभग 80% मृतक जो है वो आपको देखने को मिलते हैं 45 वर्ष से कम उम्र के थे। ठीक है, आगे बात करते हैं वैश्विक स्तर पर जो कदम उठाए गए। तो सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक 2021 से 30 के लिए वैश्विक योजना जो है बनाई गई। WHO और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों द्वारा इसको तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य देखने को मिलता है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और घायलों की संख्या में 50% की कमी करना। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा पत्र जो है 2015 का है। इसके तहत जो है सतत विकास लक्ष्य, हमने जो SDG लक्ष्य 17 गोल 17 पढ़ते हैं उसका जो 3.6 है उसमें कहा गया है जो है 2030 तक वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु और घायलों की संख्या को आधा किया जाना चाहिए। भारत इसका हस्ताक्षर करता भी है। बात करते हैं कि भारत द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010 की देखने को मिलती है, जिसके तहत आपको जागरूकता फैलाना है, डेटाबेस बनाना है, अवसंरचना जो है सुरक्षित सड़कें उनको विकसित करने, ये सारी चीजें। इसी के साथ मोटर वाहन अधिनियम 1988 में इसमें 2019 में संशोधन किया गया। इसके तहत जो है शामिल किया गया है कि गुड सैमरिटन से संबंधित प्रावधान होता है। इसमें क्या होता है, गुड सैमरिटन को जो है सुरक्षा प्रदान की गई, जैसे कि जिसके तहत जो है किसी दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले किसी व्यक्ति पर भी उस पर कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले लोग डरते थे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमसे पुलिस जवाब पूछेगी, हमसे सारी चीजें पूछी जाएंगी, इसलिए लोग नहीं जाते थे। अब ऐसा कानून बना दिया गया है कि आप जो है उस पर कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही नहीं करेंगे। ठीक है, वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसी तरह जो है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 शुरू की गई है। ठीक है, तो इसमें जो है उपचार किया जाता है 7 दिनों तक, जो है कुछ लिस्टेड हॉस्पिटल में इसका जो है इलाज किया जाएगा और 1.5 लाख तक का जो है कैशलेस उपचार इसमें देखने को मिलता है। नोडल एजेंसी अगर देखने को मिलेगी इस योजना के लिए तो राज्य सड़क सुरक्षा परिषद देखने को मिलेगी और सूचीबद्ध अस्पताल जो है राज्य सरकारें सभी सक्षम अस्पतालों को इसमें सूचीबद्ध कर सकती हैं। भुगतान की प्रक्रिया क्या होगा, अस्पताल द्वारा क्लेम किया जाएगा, उसके बाद जो है पुष्टि इसका करेगा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी और उसके बाद इसका जो है इसका भुगतान जो है मोटर वाहन दुर्घटना निधि से 10 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा हॉस्पिटल को। व्हीकल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो व्हीकल इंजीनियरिंग में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि एयर बैग, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, टायर क्रैश टेस्ट आदि को जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुरक्षा मानकों को सुधार किया गया है। रोड इंजीनियरिंग, रोड को बेहतर तरीके से बनाना। भारत NCAP नई कार सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम जो है जो ऑटोमोबाइल्स को स्टार रेटिंग प्रदान करने की प्रणाली होती है उसको प्रस्तावित करता है। आगे बात करते हैं आवश्यक उपाय।
आवश्यक उपायों में गवर्नेंस और विनियमन सुधार की बात करते हैं। सड़क की मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना, सड़क का नियमित रूप से ऑडिट करना, जैसे कि KS राधाकृष्ण समिति 2014 है, इसने कहा था राज्य राजमार्गों के लिए थर्ड पार्टी सुरक्षा ऑडिट करने की सिफारिश किया गया था। तकनीकी प्रगति का उपयोग करना चाहिए। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS को लागू करना चाहिए। नागपुर में लागू IRATSTE इंटेलिजेंट सोल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जैसे AI आधारित समाधान को राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको प्रयोग किया जा सकता है। सेफ सिस्टम अप्रोच को अपनाया जाना चाहिए, जिसके तहत जो है 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, भूमि उपयोग की योजना, सुरक्षित सड़क अवसंरचना, वाहन की सुरक्षा, सड़क का सुरक्षित उपयोग, दुर्घटना के बाद प्रतिक्रिया प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए। आपातकालीन स्वास्थ्य जो देखभाल है उसकी सेवा प्रणाली में भी सुधार की जाना चाहिए, जैसे कि सभी के लिए सुलभ और आवश्यक ट्रॉमा केयर प्रणाली स्थापना की जानी चाहिए। अस्पताल ले जाने से पहले चिकित्सकीय प्रतिक्रिया या फिर चिकित्सकीय प्रतिक्रिया प्रणाली भी होनी चाहिए। और अन्य उपाय हैं कि युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग की आदतों में बढ़ावा देना, उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट का उपयोग करना, शराब और मादक पदार्थों के सेवन में कमी करना। तो भाई साहब ये हो चुकी हैं आपकी इतनी खबर। इसके बाद एक खबर बची हुई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी, और उसके बाद जो है आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। और आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। इसका अगर हाईलाइटेड चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर है जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में। फटाफट इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलती है, थोड़ी सी जानकारी इसमें आपको रखनी है और जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में खनन क्षेत्राधिकार की। तो संवैधानिक प्रावधान की बात किया जाए तो जो संघ सूची की प्रविष्टि 54 है, इसमें देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार को उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास का अधिकार है जिस सीमा तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद कानून द्वारा लोक हित में उचित घोषित करे। वहीं पर राज्य सूची की प्रविष्टि 23 में आपको देखने को मिलता है राज्य सरकारों को संघ सूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और खनिज का विकास करने का अधिकार है। बात करते हैं लघु खनिज प्राधिकरण की। तो केंद्र सरकार जो है उसको शासकीय अधिसूचना के माध्यम से किसी भी खनिज को लघु खनिज घोषित कर सकती है। वहीं राज्य सरकार जो है राज्य सरकार को अपने राज्य की सीमा में लघु खनिजों के अन्वेषण, खनन से संबंधित जो है उनका लीज पर देना, ये सारे काम बनाने का अधिकार दिया जाता है। बात करते हैं खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 की। तो यहाँ पर क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात की जाती है। तो इसने जो है 2023 में जब ये संशोधन किया गया तो केंद्र सरकार को इसने जो है इसकी पहली अनुसूची के अनुसार जो है भाग डी में जो सूचीबद्ध किसी भी क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल के संबंध में खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस की नीलामी आयोजित करने का विशेष अधिकार किसको होगा? केंद्र सरकार को है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जिला खनिज फाउंडेशन का क्षेत्राधिकार क्या है। केंद्र सरकार जो है जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना और निधियों के उपयोग के संबंध में निर्देश देने का अधिकार है केंद्र सरकार को। वहीं राज्य सरकार जो है जिला खनिज फाउंडेशन से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन और उसके दैनिक प्रबंधन का कार्य देखती है। बात करते हैं कि ये जिला खनिज फाउंडेशन होता क्या है। तो इसका गठन 2015 में किया जाता है खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करके। इसका जो प्रकार देखने को मिलेगा, खनिज के खनन से प्रभावित प्रत्येक भारतीय जिलों में खनिज जो जिला खनिज फाउंडेशन है इसको गठित किया जाता है। इसके तहत जो है एक DMF फंड होता है, एक गैर सरकारी वैधानिक निधि है, गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित की जाती है। उद्देश्य है कि मुख्य उद्देश्य इसका देखने को मिलता है राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार खनन गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देना और इस तरह की गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना। इस तरह से इसका जो है वैल्यू देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इसकी संरचना, तो इसकी संरचना के बारे में बात किया जाएगा। राज्य सरकारों को जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना और कार्य को निर्धारित करने के नियम बनाने के अधिकार हैं, ये जो है राज्य सरकारें करेंगी। 2 स्तरीय इसमें प्रशासनिक संरचना देखने को मिलती है। एक शासी परिषद जो है गवर्निंग काउंसिल जिसको नीति निर्माण का काम करती है, दूसरी प्रबंधन समिति मैनेजिंग कमेटी जो कि परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करने का कार्य करती है। बात करते हैं इसके वित्त पोषण की। तो इसमें जो खनन पट्टा धारक हैं
उनसे जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में जो है इनको फंड मिलता है। जैसे 2015 के पहले ये रॉयल्टी का 30% मिलता था, अब जो है रॉयल्टी का 10% दिया जाता है। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी जो है खनिज के प्रकार के आधार पर नहीं लगती है, मतलब सॉरी, ये खनिज के प्रकार के आधार पर, जो अलग अलग खनिज हैं उनके आधार पर रॉयल्टी लगती है, ना कि खदान पर रॉयल्टी लगती है, खनिज के प्रकार पे लगती है। उस हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। फंड का उपयोग कैसे किया जाएगा? तो जिला स्तर पर जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, उसके दिशा निर्देशों के तहत इसको जो है प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं महत्व और स्थिति की, तो यहाँ पे जो भागीदारी आधारित शासकीय कानूनों का अनुकूलन यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसकी जो कार्य प्रणाली संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची, पंचायत अधिनियम, पेशा एक्ट 1996, FRA फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के द्वारा भी इसको निर्देशित किया जाता है। आपको देखने को मिलेगा जो हमारा ये जो फाउंडेशन है, ये जो हमारा DMF है, ठीक है, या फिर जो भी हमारा ये संस्था है, 23 राज्यों और 645 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा फंड कहाँ मिलता है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में। तो इसको जो है 2015 में शुरू किया गया था, उसी जो हमारा खान और खनिज से रिलेटेड अधिनियम है, उसी में जो है जो धारा 20A के तहत उसकी की गई है। राज्य सरकारों को जिला खनिज फाउंडेशन से संबंधित नियमों में जो हमारी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है उसको शामिल करना अनिवार्य है, ठीक है। तो यानी कि राज्य जो भी कानून नियम बनाएंगे उसके में जो है शामिल किया जाएगा, इस योजना को जरूर शामिल किया जाएगा कि इसी के अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं कानून बनाएं। खनिजों के खनन से प्रभावित क्षेत्रों में संधारण विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा, अवसंरचना, जलापूर्ति, आजीवन आदि के लिए फंड इसमें जो है प्रदान किया जाएगा। मुख्य संशोधन जो है 2024 में हुआ, फंड आवंटन से जुड़ी प्राथमिकताओं में परिवर्तन कुछ किया गया। DMF का जो फंड है, DMF फंड का जो है 70% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा आदि में खर्च होना चाहिए। वहीं 30% अन्य क्षेत्र जैसे अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा, वाटर शेड विकास आदि में किया जाना चाहिए। यहाँ पे आजीविका पर फोकस किया जाएगा, कौशल विकास बढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही आजीविका सृजन पर भी जो है काम किया जाएगा। कृषि और पशुपालन को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के लिए जो है फंड का 70% हिस्सा खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किया जाना चाहिए। एंडोमेंट फंड जो है इसके तहत बात किया जाएगा, खनन कार्य समाप्त होने के बाद उन क्षेत्रों में आजीविका को बनाए रखने के लिए वार्षिक DMF प्राप्तियों का 10% अलग से रखा जाएगा। योजना को बेहतर करने के लिए आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर 5 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना पर्सपेक्टिव प्लान बनाना अनिवार्य किया गया है। चलिए बात करते हैं जिला खनिज फाउंडेशन से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आखिर कौन कौन सी चुनौतियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गवर्नेंस संबंधी चुनौती देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें अधिकारियों का दबदबा देखने को मिलता है। तो इसमें जो DMF है ज़्यादातर ये जिला कलेक्टरों का द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए इसमें जो है समुदायों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम देखने को मिलता है। iForest की रिपोर्ट के अनुसार केवल 5 राज्यों में ही DMF के शासी परिषदों में खनन से प्रभावित लोगों को शामिल किया गया है। उसी तरह से स्वायत्तता की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जिला कलेक्टर ही जिला खनिज फाउंडेशन के शासी परिषद और प्रबंधन समिति दोनों का अध्यक्ष होता है, इसलिए इनको जो है फाउंडेशन को कहीं ना कहीं स्वतंत्र निर्णय ले पाने में असफल हो जाते हैं। योजना और लाभार्थियों की पहचान में भी कमी रखी जाती है, क्योंकि ये जो हमारे DMF हैं, ये किसी भी जिले ने अभी तक जो है 5 साल की परिप्रेक्ष्य योजना पर्सपेक्टिव प्लान तैयार नहीं किया है या फिर उसको प्रकाशित नहीं किया है। उदाहरण के लिए जो है हमारी जो संसदीय समिति उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सभा की कम भागीदारी जो इसमें देखने को मिलती है, जो कि टॉप डाउन अप्रोच को दर्शाती है। इसमें जो है ग्रामीण लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। फंड से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं। हमने ऊपर देखा कि जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिनरल से रिलेटेड जो फाउंडेशन है, ऊपर हमने उससे रिलेटेड चुनौतियां देखी। अब देखते हैं फंड से रिलेटेड चुनौतियां क्या है। तो इसमें देखने को मिलता है iForest की रिपोर्ट के अनुसार खर्च ही कम किया जा रहा है। उनका जो फंड है उसका 40% ही उपयोग किया जा रहा है, और उसके बाद जो है इसका असंतुलित आवंटन भी देखने को मिलता है। मानव विकास की तुलना में भौतिक अवसंरचनाओं में ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री की जो आपको
खनिज क्षेत्रों से रिलेटेड जो योजना है, ठीक है, PMKKY, उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी भी अनदेखी की जा रही है। इस तरह से जो है देखने को मिलता है। 30%, 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें से 30% से अधिक फंड जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसमें आवंटित किया जा रहा है। शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र भी इसका मजबूत नहीं देखने को मिलता है। और DMF फंड उपयोग सूचकांक नहीं होने की वजह से फंड के उपयोग में पारदर्शिता नहीं है, यानी कि इन्होंने फंड कहाँ पे किया है उपयोग, उसके बारे में भी कोई सूचकांक नहीं आता है। सोशल ऑडिट इसका नहीं करवाया जाता है, जिसकी वजह से और भी इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसमें सुधार की बात किया जाए तो गवर्नेंस में सुधार हम लोग कर सकते हैं। इसमें स्वतंत्र रूप से समुदाय के नेतृत्व वाली संस्थाओं के रूप में इसे कार्य करना चाहिए, ना कि जिला प्रशासन की शासकीय यूनिट के रूप में। इसमें जो है हम लोगों को ग्राम सभाओं को सम्मिलित कर सकते हैं। और साथ ही शासी परिषद और प्रबंधन समिति में खनन से प्रभावित समुदायों को कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भागीदारीपूर्ण योजना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की बात किया जाएगा तो सभी DMFs जो हैं उनको स्थानीय समुदाय के परामर्श से 5 वर्षीय व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। योजनाएं जिला के विकास लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन इसमें खनन प्रभावित लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री की जो योजना है PMKKY, इसका जो दिशा निर्देश हैं इसको भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सोशल ऑडिट और वित्तीय समीक्षा अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो और साथ ही थर्ड पार्टी एजेंसियों द्वारा भी इसको नियमित रूप से ऑडिट करवाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि नियंत्रक महालेख परीक्षक को DMF के व्यय और उसके द्वारा उसके प्रभाव का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और साथ ही जस्ट ट्रांजिशन पर फोकस किया जाना चाहिए, यानी कि खनन बंद होने के बाद उन क्षेत्रों के समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए पोस्ट माइन इकोनॉमी, खनन समाप्ति पश्चात विकास के लिए एंडोमेंट फंड स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये हो गई आपकी जो इकोनॉमी की लॉन्ग न्यूज़ थी, लॉन्ग इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, यानी कि डिटेल में जिनको हमको पढ़ना था, ये हम आज लोग ये कवर कर चुके हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसकी संक्षिप्त सुर्खियां जो हैं उनको कवर कर लेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।